हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग बढ़िया होंगे, तबीयत पानी चंगा, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त। तो लेकर आई हूँ 4 मई 2026 का ऑल शिफ्ट का पेपर। आज चूंकि मैं लेट हूँ, हालांकि आज 5 तारीख है, बट स्टिल मैंने कहा क्लास तो मैं मतलब दो तो मैं कर ही देती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लाइक करना है आपको, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और ये सारा ऑल शिफ्ट का है वही, है ना? ऑल शिफ्ट 4th में, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्रेडिट गोज टू मैथ्स लवर भाई को, क्योंकि उन्होंने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था बिकॉज मेरी इतनी तबीयत खराब है ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की स्थापना कब हुई थी? 2004, 2005, 2006 या फिर 2008? प्लीज बताइएगा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की स्थापना कब हुई थी? थैंक यू सो मच। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्त वो रहेगा 2006। 2006 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। सो इसमें हमारे पास है, द फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन 2006 एंड हैज सिंस बिकम अ मेजर ग्लोबल लिटरेरी इवेंट। ठीक है, याद रखिएगा। इस उत्सव की शुरुआत 2006 में हुई थी और तब से यह एक प्रमुख वैश्विक ऐतिहासिक आयोजन बन चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप? नागरिकता के बारे में कब डील करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4? देखिए, पार्ट 4 की बात करें तो हमारे पास पार्ट 4 में क्या है? एनीवन बताएगा क्या मुझे कोई? भाग 3 में हमारे पास देखिए, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? पार्ट नंबर 2, 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 से 11। हमारा 1 से 4 तक कहाँ है? तो पार्ट 1 में है। पार्ट नंबर 3 क्या है? 12 से लेके 35 तक। और उसके बाद पार्ट नंबर क्या है? 36 से लेके 51 तक। ठीक है, मतलब ये सारे आर्टिकल हैं, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म डाला है, आर्टिकल है ये। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर 2 में हमारा सिटीजनशिप है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा दोस्तों। और बस इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी आप लोगों से, इससे ज्यादा तो मैं कुछ मांगती ही नहीं हूँ। थैंक यू। और प्लीज भर भर के शेयर करिएगा, थैंक यू सो मच। कुछ इसमें देखेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिटीजनशिप, नागरिकता से रिलेटेड। सिटीजनशिप इज कवर्ड अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स आर्टिकल 5 से 11। ठीक है, नागरिकता भारत के संविधान पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत आती है, जिसमें आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज बताइएगा। हमारे पास है, विच हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट? किसके पास पावर है? नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा? सारे लोग बताएंगे किसके अंडर। देखिए, आपको पता होगा भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है ना। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब आप कितने भी टुकड़े कर लो भारत के, कितने भी राज्य बना लो, चल जाएगा, बट भारत सिर्फ एक भारत रहेगा, है ना। सो हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। सारे लोग बताएंगे। और ये हमारा जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर किस में आता है? तो आर्टिकल नंबर 3 में आता है, या फिर आप कहें ऐसा, आर्टिकल नंबर 103 में, 1 से 3 में, आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आंसर जो हमारा रहेगा भाई वो पार्लियामेंट रहेगा। आंसर जो रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट। याद रखिएगा, आंसर जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा पार्लियामेंट। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट हैज द लीगल पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर बाउंड्रीज। बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं या फिर कोई नया स्टेट चेंज कर सकते हैं। रिसेंटली हमारा जो स्टेट बना था वो तेलंगाना बना था, जो कि नया स्टेट बना था, जो कि किससे कटा था आपको बताना है? 2014 में, 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था तभी तेलंगाना बना था, और ये न्यूली एडेड स्टेट है। इसके बाद अभी तक कोई स्टेट नहीं बना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास नए राज्यों के गठन और सीमाओं को बदलने की कानूनी शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रोथ ऑफ अ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ? बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि किसका एग्जाम्पल है? फोटोट्रॉपिज्म का है, हाइड्रोट्रॉपिज्म का है, केमोट्रॉपिज्म या फिर जियोट्रॉपिज्म? प्रकाशानुवर्तन है, जलानुवर्तन है, रसायनानुवर्तन या फिर गुरुत्वानुवर्तन? प्लीज बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों? सारे के सारे लोग बताएंगे। तो हमारे पास ओव्यूल से हमें जाना है पॉलन ट्यूब में, तो हमारा ये केमिकली चेंज रहेगा। केमोट्रोपिज्म है हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा केमोट्रोपिज्म। ठीक है, हमारे पास है केमोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म वेयर प्लांट ग्रोथ अकर इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स,
है ना। इस रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण है जहां विशिष्ट रासायनिक संकेतों के जवाब में पौधों की वृद्धि होती है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। आई होप मैं आपको प्रॉपर विजुअल होंगी, प्रॉपर दिखाई और सुनाई सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रही होंगी, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोकते जाइएगा दोस्तों, और डेली आपको वीडियो मिलेगा। और ये भाई मैं आपको बार बार बताती हूँ, दिस इज नॉट एन एनालिसिस, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड PYQ 4 मई 2026। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। लार्जेस्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा या फिर गोदावरी। सारे लोग बताएंगे। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा गंगा का, है ना। गंगा का सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। आज के शिफ्ट में, मतलब 5 तारीख के शिफ्ट में, 5 मई के शिफ्ट में आज का पेपर आया था कि सबसे लार्जेस्ट डेल्टा कौन बनाता है। सो डेफिनेटली गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा सी फॉर गंगा, गंगा, है ना। जय गंगा मैया। और विद द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया द गंगा हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सारे के सारे लोगों से गुजारिश है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मॉस्क वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन द आगरा फोर्ट स्पेसिफिकली फॉर रॉयल लेडीज। आगरा के किले में शाहजहां द्वारा विशेष रूप से शाही महिलाओं के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद या फिर मीना मस्जिद। प्लीज टेल मी द आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? शाहजहां ने महिलाओं के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई थी? तो देखिए, मीना मस्जिद तो है, एक मीना बाजार था, तो ये नहीं था। जामा मस्जिद आपको पता है दिल्ली में है, आगरा में नहीं है। और मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद। सो आंसर विल बी हियर इज नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद बनवाई गई थी जो कि शाही महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। नगीना मस्जिद इज द राइट उत्तर ही है। नगीना मस्जिद वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन द आगरा फोर्ट फॉर द यूज ऑफ रॉयल वुमेन। आगरा के किले में शाहजहां द्वारा शाही महिलाओं के उपयोग के लिए नगीना मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इन अ ऑफिशियल कंटेक्स्ट व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ हिंदी वर्ड ज्ञापन। ज्ञापन को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नोटिस कहेंगे, मेमोरेंडम कहेंगे, लेटर कहेंगे या फिर रिपोर्ट कहेंगे। ज्ञापन देना, है ना, ज्ञापन सौंपते हैं। जैसे आपको कोई शिकायत होती है, सपोज ज्ञापन जो होता है कि आप ज्ञापन देते हैं ना, ज्ञापन देते हैं। तो ज्ञापन उनको दिया जाता है जो आपके इंटरनल ऑफिस के होते हैं। इंटरनल ऑफिस मतलब आप ही सेम ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हैं, ज्ञापन देते हैं। जो जूनियर अधिकारी हैं वो सीनियर को ज्ञापन देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नोटिस तो रहेगा नहीं, जूनियर नहीं दे सकता सीनियर को नोटिस, लेटर रहेगा नहीं, रिपोर्ट रहेगा नहीं। तो आंसर हमारा, अगर आप एलिमिनेशन से जाएंगे तो मेमोरेंडम हो जाएगा। ज्ञापन का मतलब होता है एक ही डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को नहीं, मतलब जूनियर देगा सीनियर को या फिर इंफीरियर देगा सुपीरियर को। ठीक है, हाँ, पढ़ लेते हैं। इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन ज्ञापन ट्रांसलेटेड टू मेमोरेंडम टिपिकली यूज्ड फॉर इंटरनल ऑफिस मैसेजिंग। आधिकारिक संचार में ज्ञापन का जो अनुवाद होता है मेमोरेंडम होता है, जो आमतौर पर आंतरिक कार्यालय संदेशों के उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। विच विटामिन इज प्राइमरली ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपोजर टू सनलाइट। मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने में कौन सा विटामिन मिलता है? तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना चाहिए। एनीवे, हमारा जो विटामिन ए है, विटामिन ए जो हमारे पास है, तो विटामिन ए आप देखिए आंखों से रिलेटेड है ना, आंखों से रिलेटेड। अगर आपको विटामिन ए का कमी हो जाता है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रतौंधी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रतौंधी, है ना, रतौंधी। और इसका साइंटिफिक नेम प्लीज बताइए मुझे। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी हमारे पास बहुत ज्यादा है, बट मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मेटल से रिलेटेड। तो मेटल से रिलेटेड हमारे पास B6 है। B6 को हम क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं। तो ये आप विटामिन B6 याद रखिएगा। आयरन होता है ये, है ना, आयरन होता है। और B12 होता है। B12 हमारा क्या है? तो ये हमारे पास साइनो कोबालामीन है। ये हमारा इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबालामीन, साइनो कोबालामीन है। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। और कोई मिनरल से रिलेटेड अगर वो क्या बोलते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। विटामिन सी की बात करें, इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सूर्य की संपर्क में आने से विटामिन डी मिलता है। ठीक है,
थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हमारे पास है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन थ्रू द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की क्रिया के माध्यम से त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा दोस्तों, प्लीज सारे लोग लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर देना है प्लीज, है ना। और कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैडम आप इंग्लिश भी लेके आओ, मैथ्स भी लेके आओ। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ हैं आज एडेड हैं, तो क्वेश्चन मैं करवाऊंगी नहीं, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, सॉल्यूशन दे दिया है, प्लीज आप 2 मिनट पॉज करके खुद से पढ़ लेना। एक हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस का हमारे पास क्या है, तो एडजेसेंट एंगल है ऑफ रोम्बस आर इन रेशियो ऑफ 4:5। व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल? 80 डिग्री है, 90 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 120 डिग्री, प्लीज बताइए। अब अगर देखिए बात करें, हमारा जो सम ऑफ एडजेसेंट होता है आसन्न कोणों के क्या बोलते हैं, आसन्न कोण का जो हमारा टोटल एरिया होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है, सिमिलरली आसन्न कोण के एंगल का जो रोम्बस होता है तो वो हमारा 180 डिग्री ही होता है। अब हमारे पास क्या रेशियो है, 4:5 रेशियो है। अब 5x और 4x ले लो, तो 4x + 5x इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, आप करेंगे 180, 9x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 20, है ना, x इक्वल्स टू 20। तो सबसे बड़े कोण का माप बताना है आपको, है ना, सबसे बड़े कोण का माप बताना है, तो बस 5 × 20 कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा आंसर, 100 डिग्री। सो आंसर सी। मैंने कहा था मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैंने बता ही दिया। एनीवे ठीक है, तो हमारे पास समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, लिख देती हूँ। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। हिंदी से बता देती हूँ, आसन्न कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये इसी का व्याख्या है। तो आंसर हमारा 100 डिग्री है, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द रोम्बस इज 180 डिग्री। समचतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता है। 4x और 5x में बांट देना, 9x आएगा, x इक्वल्स टू 20 डिग्री आ जाएगा, और हमें बड़े वाले का निकालना, मतलब 5x, मतलब 5 × 20 करोगे, दैट मीन्स 100 डिग्री। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर दैट सपोज्ड रानी लक्ष्मीबाई ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे थे, तात्या टोपे थे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन किसने किया था? थे तो सारे ही, देखिए बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी। मंगल पांडे जी थे, क्रांतिकारी थे, हाँ क्रांतिकारी थे, सबसे पहले फांसी पे लटकाने वाले। तात्या टोपे जी, कुंवर सिंह जी कहाँ से थे? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट कुंवर सिंह जी? हमारे आंसर तो तात्या टोपे हो जाएंगे, वे मेरे ख्याल से सबको पता है भाई, सबको पता है ना। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तात्या टोपे वाज अ की लीडर हु सपोज्ड रानी लक्ष्मीबाई एंड फॉट अलोंगसाइड हर अगेंस्ट द ब्रिटिश। तात्या टोपे एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन किया। और मैं ये बता दूं, ये सेनापति थे रानी लक्ष्मीबाई के। कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, याद रखिएगा, सेनापति थे। ओके, और नाना साहब का नाम भी आता है, और तात्या टोपे जी का भी नाम आता है। ग्वालियर और झांसी, ये दोनों एरिया पे राज चलता था, और यहाँ से इन्होंने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, और जनरल हीरो लड़ रहा था उस टाइम पे अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई के, फ्रॉम द अंग्रेजों के साइड से। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, किस वर्ष का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान होगा? अभी आपको पता होगा कि हमारा जो, जैसे हमारा 1 जनवरी लीप ईयर में क्या हो रहा है, लीप ईयर, जैसे लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर में हम क्या करते हैं, लीप ईयर में हमारा जैसे 1 जनवरी है से 31 दिसंबर है, तो यहाँ पे 1 साल हमारा हो गया लीप ईयर में। तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर में हम +1 ऐड कर देते हैं, जो हमारा डे दिया हुआ है, गिवन डे +1 कर देते हैं, गिवन डे +1 करते हैं। और अगर हमारा नॉर्मल लीप ईयर है तो सेम आएगा, जो ईयर होगा नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में हमारा सेम आ जाएगा, सेम डे 1 जनवरी को जो रहा होगा वो सेम जाएगा 31 दिसंबर को भी। 2015, 2016, 2017 और 2018, प्लीज बताइए मुझे क्या आंसर हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सारे लोग चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। अब देखिए हमारा जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4 होता है, तो लीप ईयर हमारे पास क्या रहेगा, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4। आंसर हमारा मेरे ख्याल से 15 है, 16 है, 17, 18, 17 जाएगा भाई, 16 नहीं जाएगा, 17 जाएगा, बस काटो पीटो, 4 से काट दो बस। 4 से काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2023 में चलिए हम भाग देते हैं, 2023/4, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 4 7 28, सॉरी 4 पंचे 20, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे वो आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, शेष फल जो आ रहा है 3 आ रहा है। बस अब सॉल्व करिए, 2015 है, 2016, 2017 आएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है,
थैंक यू। हाँ, तो बस रिमाइंडर कर देना है। कैलेंडर रेपुटेशन डिपेंड्स ऑन द रिमाइंडर व्हेन द ईयर इज डिवाइडेड बाय 4। 2023 divided by 4 leaves a remainder of 3. For the remainder of 3, the calendar repeats after 6 years or follows a specific cycle that matches 2017 in the option provided. कैलेंडर की पुनरावृत्ति वर्ष को 4 से विभाजित करने पर मिलती है। मिलने वाले शेषफल पर निर्भर करती है। 2023 को 4 से भाग देने पर शेषफल हमारा जो बचता है वो 3 बचता है। शेषफल 3 के लिए कैलेंडर या तो 6 साल बाद दोहराता है या दिए गए विकल्पों में 2017 के साथ मेल खाता है। सो आंसर इज 2017। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अरे ये क्वेश्चन 12 आ गया है, आंसर हमारा मेमोरेंडम है दोस्त। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाँ बताइएगा। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ द विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर या फिर नर्वस। हमारे पास ब्लड किस टाइप का होता है? ब्लड जो हमारे पास किस टाइप का टिश्यू है? अब अगर ब्लड की बात करें ना, देखिए ये हड्डी से जुड़ा हुआ तो होता नहीं है ना। हमारा जो रहेगा ये हमारा क्या रहता है? एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है या फिर नर्वस है। मेरे ख्याल से हमारा जो रहेगा वो संयोजी रहेगा, कनेक्टिव रहता है ये ब्लड जो हमारे पास। किस टाइप का टिश्यू? तो कनेक्टिव टिश्यू है ना। थैंक यू। सो आंसर विल बी हियर। सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सो मच। ओके, लवली। सो हमारा जो आंसर रहेगा वो कनेक्टिव टाइप का है। ब्लड इज कंसिडर्ड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स ऑल ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है क्योंकि यह शरीर के सभी अंग प्रणालियों को जोड़ता है और पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। व्हाई डज द प्लैनेट वीनस रोटेट द स्लोवेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम? वीनस की बात हो रही है। हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह जो है सबसे धीमी गति से क्यों घूमता है? स्मॉल साइज, सन्स ग्रेविटी प्लस थिक एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ मून या फिर डिस्टेंस फ्रॉम सन। सारे के सारे लोग बताएंगे कि हमारे पास वीनस जो है वो सबसे धीमा क्यों चलता है, कछुए की चाल चलता है वीनस। बताइए प्लीज। अब देखिए साइज छोटा है, साइज छोटा गलत बात हो जाती है, अर्थ के बराबर है लगभग। चंद्रमा की कमी काट दो यार, सूर्य से दूरी भी नहीं है ऐसा। हमारा जो रहेगा आंसर नंबर बी फॉर बॉम्बे कि यहाँ पे है सन्स ग्रेविटी प्लस थिक एटमॉस्फेयर है ना। सूरज की कौन सी बहन कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं इसे। भोर का तारा, सांझ का तारा, है ना, सारे तारे यही। द स्लो रोटेशन ऑफ वीनस इज प्राइमरली ड्यू टू द ड्रैग कॉज्ड बाय इट्स इनक्रेडिबल थिक एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। शुक्र का धीमा घूर्णन मुख्य रूप से इसके अत्यंत घने वातावरण के कारण होने वाले खिंचाव और सूर्य के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल? ओलंपिक रजत पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या फिर मैरी कॉम? ये सारे लोग बताएंगे। ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली, अभी साइना नेहवाल की बात करें, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मैरी कॉम। मेरे ख्याल से आंसर जो रहेंगी वो रहेंगी पीवी संधू मैडम। पीवी संधू मैडम हो जाएंगी, मतलब बी फॉर बॉम्बे। और अगर इनकी बात रही ये कब लेकर आई थी, तो ये रियो ओलंपिक्स 2016 2016 की बात हो रही है। 2016 की बात हो रही है, रियो ओलंपिक में लेकर आई थी ये। अरे यार मैं क्यों गलत लिख रही हूँ, रियो ओलंपिक है ना। रियो ओलंपिक में क्या लेकर आई थी? तो ये लेकर आई थी सिल्वर। ठीक है, सिल्वर लेकर आई थी 2016 में। 2016 की बात हो रही है। पीवी संधू मैडम। ओके, सो हम थोड़े से बढ़ेंगे। पीवी संधू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक्स ड्यूरिंग द 2016 रियो गेम्स इन बैडमिंटन। आपको पता है पीवी संधू बैडमिंटन खेलती हैं। तो पीवी संधू 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब प्लीज। बस मैं इतना ही मांगती हूँ आप लोगों से। और हाँ सुनिए ना, घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरा दूसरा चैनल है विराट विजन के नाम से, जिसमें मैं बीते 1.5 साल से पढ़ा रही हूँ। दिस इज माई अनदर चैनल जो कि अभी मैंने ओपन किया हुआ है, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं एक ऑनलाइन बडी, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हालांकि 12 घंटे का मैं लाइव करती हूँ, बट साथ साथ मैं पढ़ाती भी हूँ। पढ़ाने का इट मीन्स कि मैं एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट भी लगवा रही हूँ। मॉक टेस्ट नहीं कहूँगी, 2025 के पेपर बेसिकली सॉल्व करवा रही हूँ, शिफ्ट वाइज, डे वाइज। और 9:05 से लेके 11 साढ़े 11 हो जाता है समटाइम्स। तो ऐसे करके मैं क्लास लेती हूँ। तो प्लीज़ मुझे जरूर ज्वाइन करें। आपको अगर मजा ना आए या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप तुरंत चले जाना छोड़ के, है ना। आप इट्स अप टू यू, सोली अप टू यू, है ना। सो प्लीज़ ज़रूर जुड़े। लेकिन एक बार मेरी दरख्वास्त है आपसे। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुरी डांस इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच हिंदू डेटी। मणिपुरी नृत्य किस रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेशा या फिर लॉर्ड ब्रह्मा? प्लीज टेल मी। हमारे पास है मणिपुरी डांस किस को समर्पित है? तो देखिए मणिपुरी की डांस की बात करें तो यहाँ पे रासलीला होती है, रासलीला होती है, राधा कृष्ण की पूजा होती है, रासलीला होती है ना। मणिपुरी डांस में क्या होता है? रासलीला होती है। सो डेफिनेटली हमारे कौन रहेंगे? भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव। अगर भगवान शिव के प्लेस पे विष्णु जी आते तो वो भी हो जाते, मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु, तो यहाँ पे मतलब बोथ आर सेम है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और ये रामायण से सॉरी क्या बोलते हैं रासलीला पर रिलेटेड है। मणिपुरी डांस इज अ डीपली स्पिरिचुअल एंड इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द रासलीला विच डिपेक्ट द लव बिटवीन राधा एंड लॉर्ड कृष्णा। और हाँ, एक चीज और भी याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे शॉर्ट क्लासिकल डांस है देवी, जितना भी देवी आएगा वो सारा किसके साथ जाएगा? मणिपुरी के साथ। मतलब ये ट्रिक है याद करने का, जितना भी देवी आए मणिपुरी के साथ जाइए, एक्सेप्ट सितारा देवी। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है सितारा देवी जी। और सितारा देवी जी फ्रॉम कथक, इस इज फ्रॉम कथक, ये कथक से है। कथक कहाँ का है? तो कथक यूपी का है। तो याद रखिएगा एक ही एक्सेप्शन है, और जितना भी देवी आएगा सारा देवी जाएगा मणिपुरी के साथ रासलीला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन द लीगल कंटेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमांड? रिमांड की क्या क्या मतलब होता है? एक्विट है, सेंट टू कस्टडी, रिलीज या फिर सेंटेंस? प्लीज बताएं। रिमांड होम, अब रिमांड होम उनके लिए होता है जिनका जो अर्ली 18 होते हैं, मतलब 18 साल के पहले होते हैं। चलिए बताइएगा। दोस्त मुक्त एक्विट तो नहीं रहेगा, सेंड टू कस्टडी हो जाएगा। जो होता है 16 से 18 साल का बच्चा, मतलब 18 से 18 ईयर के जो होते हैं, जो दोस्त मतलब जिनको गिरफ्तार किया जाता है उन्हें रिमांड होम भेजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। रिमांड रेफर्स टू सेंडिंग एन एक्यूज्ड पर्सन बैक इनटू कस्टडी ईदर पुलिस और जुडिशियल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और अंटिल द ट्रायल। रिमांड का मतलब है कि एक आरोपी व्यक्ति को सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद। रिमांड होम मतलब कि अभी रिमांड हो मतलब कि सिर्फ उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखी गई, संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, बस। इसमें एज का कोई लेना देना नहीं, सॉरी, है ना। आरोपी व्यक्ति को आगे की पूछताछ या परीक्षण तक वापस हिरासत, पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर उसको जेल नहीं भेजते हैं, पर्टिकुलर उसको जेल नहीं भेजते हैं, मतलब एक जेल टाइप का ही होता है, बस नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। अ कार कवर्स 36 किलोमीटर इन 60 मिनट if the speed is decreased by 20 km per hour. How much time in minutes will it take to cover 36 किलोमीटर? एक कार 60 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी चलती है। 20 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए तो 36 किलोमीटर की दूरी करने में कितना टाइम और लगेगा? 90 मिनट है, 100 मिनट है, 120 या फिर 135? चलिए बताइए, सारे लोग, सारे के सारे लोग बताएंगे। अब हमारे पास करंट स्पीड जो है, वो करंट स्पीड कितना? 36/1। एक 60 मिनट में कितना करती है? तो 36 हमारे पास क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 36 मिनट में करता है। मतलब टाइम में हमने यहाँ पे ले लिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और 36 हमारे पास किलोमीटर है डिस्टेंस, और स्पीड हमारे पास 60 मिनट का, आप 1 घंटा ले सकते हो, मतलब 36 मिनट यहाँ पे, या फिर 36 किलोमीटर लीजिए आप, सॉरी हाँ 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है? 20 किलोमीटर हम कम करते हैं, तो 36 में से डायरेक्ट घटाओ ना 20 को, 36 में से डायरेक्ट घटाएंगे 20 को, तो 16 किलोमीटर पर आवर रहेगा, 16 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी करने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो अब हमारे पास जो है 36 बटे आप क्या करेंगे, जल्दी से फटाफट बता दो जल्दी से। तो हमारे पास क्या आएगा? 36/16 करोगे तो 16 2 जा 36, 16 दूनी 32 होता है 2 पॉइंट, और ये 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, तो हमारे पास क्या रहेगा? 2.25। अब 2 घंटा हमारे पास है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट होता है, 120.25 है। तो ऑप्शन आपको आगे मत चेक करो, 90 मिनट कट, 100 मिनट कट, 120 मिनट कट, तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली सी बचा, सॉरी आंसर ऑटोमेटिकली डी बचा, क्योंकि 0.25 का 35 मिनट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा करना नहीं है। हालांकि आप डायरेक्टली चाहते तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर विल भी आ जाता हमारा 135 मिनट्स। ओके, बस इसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोडिंग की, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ कार्ट इज कोडेड DBU, सी के बाद हमारे पास ए आ गया, डी आया है, ए के बाद बी आया है, और टी के बाद यू आया है, TU, तो +1 कर दिया है, तो डॉग का क्या हो जाएगा? +1 करिए, ई आएगा। अब ई वाली ऑप्शन देखिए, इस पे है, इस पे, इस पे, तो ये वाला कट। उसके बाद क्या है हमारे पास? ओ के बाद
ओ के बाद हमारा पी आता है, तो ओ के बाद पी हमारे पास 2 ऑप्शन में है, और इसके बाद जी के बाद आई आता है, तो जी के बाद आई आ जाएगा। सो आंसर नंबर सी इज द राइट उत्तर हियर। सिमिलर जैसा मैंने पैटर्न बताया है वैसा ही पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ जब भी मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाती हूँ, और सीजीएल एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करवा रही हूँ। विराट विजन चैनल है, आप एक बार सर्च करिएगा प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको पता चलेगा कि मैं करती क्या काम हूँ प्लीज, है ना। थैंक यू सो मच। और 9:05 से लेके 9:05 PM से लेके 11 PM तक मैं डेली पढ़ा रही हूँ एवरीडे इन क्या बोलते हैं विराट विजन चैनल पे। और अभी एसएससी का मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट नहीं PYQ है यार ये, बट ठीक है, थैंक यू। 2025 के पेपर चल रहे हैं बेसिकली। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, बस ये लास्ट क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से है, एक आध क्वेश्चन शायद और होगा। अ पर्सन वॉक्स नॉर्थ, है ना, एक पर्सन है, कहाँ चलता है, नॉर्थ चलता है। चलो हम नॉर्थ चलते हैं, टर्न्स राइट, राइट हमारा ये हो जाएगा, और देन टर्न्स राइट अगेन। अब यहाँ पे हम इधर चलेंगे और राइट हम फिर चलते हैं, तो राइट हमारा कहाँ आएगा, राइट हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ, तो हमारा हमने यहाँ से चलना शुरू किया था, उसके बाद इधर गए फिर नीचे गए। हमारे पास सदर्न का ईस्टर्न है, साउथ है, वेस्ट या फिर नॉर्थ, तो ये हमारा साउथ वाला पार्ट हो जाएगा। इंसान यहाँ पे, मतलब आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या ही करना था यार, इसमें कुछ नहीं था, मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने ऐसा अच्छे से बताया भी है यार, ठीक है। आंसर हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ शी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। अगर हमारे पास ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ शी, चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा, भाई है, बहन है, कजन या फिर चाचा। देखिए अगर बात करें कजन और चाचा तो काट दो, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, तो ए सी से ए बी का भाई है, ए और बी क्या है, भाई बहन हो सकती है या फिर भाई भाई हो सकते हैं। बी जो है सी की बहन है, तो ए और सी से किस प्रकार का संबंध है, मेरे ख्याल से यहाँ पे भाई भाई रहेगा, है ना, क्योंकि ए बी का भाई है और बी सी की बहन है, तो उसके हिसाब से तीनों क्या रहेंगे, सिबलिंग्स रहेंगे। अब हमारे पास क्या है, आंसर भाई हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, भाई है ये दोनों, ठीक है। ए और सी आपस में भाई भाई हैं। बस मेरे ख्याल से हाँ बस हो गया, आज का सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सारे लोगों से गुजारिश है लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। अगर आप पेपर दे के आए हैं 4th में का तो प्लीज लेट मी नो। और खुशी द बेस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप अब इस पीडीएफ के लिए या फिर पर्टिकुलरली आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो प्लीज जरूर जुड़िए। बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ भर भर के सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। 4 को मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में थी, फिर 5 को भी आधा दिन चला गया हॉस्पिटल में। मैंने कहा नहीं, आई हैव टू टेक क्लास, तो मैं फिर कंटिन्यू बैठी हूँ, अभी तो क्लासेस ले रही हूँ। हालांकि मुझे आई का ही इशू, आई के कॉर्निया में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू वेरी गुड लक जिनका भी अपकमिंग पेपर है दोस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सेकंड चैनल है जो, उसका नाम है विराट विजन, आई होप यू विल विजिट द चैनल, है ना। थैंक यू। और हाँ सुनो ना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना, थैंक यू, कि आपको क्लास कैसी लगी, मैं इसमें क्या सुधार कर सकती हूँ, क्या कमी है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत शुक्रिया। चलो बाय, ऑल द बेस्ट दोस्तों जिनका भी अपकमिंग पेपर है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।